ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं हाँ संदेश औलख शर्मा। जगबाणी टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 स्थित डीसी ऑफिस से बाहर कांग्रेस ने किया जम के प्रदर्शन। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੂਤੂ ਮਹਿਮੇ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखो, अगर हमारे विधायकों को निर्णय दिया जाता तो हमें जरूरत नहीं पड़नी थी कि हम गवर्नर का हाउस का घेराव करें। हमारे विधायकों के वफद को साडे विधायकों के वफद नूं लखमीरपुर खीरी विखे उन्होंने को रोक लिया। इस करके असीं इत्थे घेराव कर रहे हैं ताकि गवर्नर साहब का घराव करना मोदी सरकार को पता लग जाए कि पंजाब के दिखाओ कि इस पासे वड्डी तस्वीर किवें आम आदमी पार्टी के वर्कर जिहड़े ने वड्डी गिणती में झंडे लहरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के फिर तो पानी की बौछार छड्डी गई है ते इत्थे जिहड़ा है पानी की बौछार छड्डदे सार ही अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा है। तुसीं देख सकते हो कि आंसू गैस के गोले भी तैयार खड़े ने पर वाटर कैनन का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हां वर्करां नूं इत्थों दी खदेड़न दे लई वड्डी तस्वीर तुसीं देख रहे हो इस वक्त जगबाणी टीवी ते किवें आम आदमी पार्टी के वर्कर जिहड़े ने देख सकते हो कि वड्डी गिनती में इत्थे वर्करां नूं खदेड़न की कोशिश हो रही है। बड़ी वड्डी गिनती में जिहड़ा है इत्थे आम आदमी पार्टी के वर्कर डटे हुए ने ते उन्हां नूं खदेड़िया जा रहा है वाटर कैनन के इस्तेमाल दे नाल। वाटर कैनन का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। नाल दी नाल आंसू गैस के गोले छड्डण वास्ते भी वो मशीन उत्थे लगी हुई है, वो भी तैनात है। तुसीं देख सकते हो कि वर्करां नूं बिल्कुल पानी दे नाल नवा दित्ता गया। इन्हां दा टीचा सी लखीमपुर खीरी के मुद्दे ते घेरना, इन्हां दा मुद्दा सी गवर्नर हाउस का घेराव करना सी पर इत्थे ही जिहड़ा है रोकिया जा रहा, बैरीकेडिंग ला के इन्हां नूं अगे वधण नहीं दिता जा रहा। अगे वधण तो जिहड़ा है रोकिया जा रहा है। इत्थे बैरीकेडिंग जबरदस्त होई पई है ते पानी पानी हो गया। तुसीं थल्ले विखाओ कि पानी नाल पूरा ये गेट जिहड़ा है भर चुकिया है। गड्डी जिहड़ी है वाटर कैनन की इस्तेमाल उहदा भरपूर किया जा रहा है। सानू भी जिहड़ा है थोड़ा जिहा दिक्कत इत्थे कवरेज करने में पेश आ रही है क्योंकि पानी की बौछार जिहड़ी है जबरदस्त तरीके नाल हो रही है। असीं भी भज चुके हैं इन्हां आम आदमी पार्टी के वर्करां तुसीं वेखो कि झंडे लहरा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर इन्हां वल्लों जबरदस्त प्रोटेस्ट जिहड़ा है वो किया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी जिहड़ी है इन्हां वल्लों की जा रही है। वर्करां नूं नवा दित्ता गया है बिल्कुल वाटर कैनन का जबरदस्त भरपूर इस्तेमाल। वो देखो तुसीं महिला वर्करां भी उस पासे लगियां हुई ने। अमित को मैं कहांगा थोड़ा ध्यान नाल किसी भी वक्त जिहड़ा है वो पानी की बौछार दोबारा आ सकती है और साडे ते भी पै सकती है। इस करके थोड़ा सा ध्यान दे नाल तुसीं इत्थे जिहड़ा है कवरेज करने की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हां। पानी दी बौछारां जिहड़ियां ने वो लगातार फिर तो पानी की बौछार छड्डी गई है। ते तुसीं देख सकते हो कि बैरीकेडिंग के जमे हुए ने। हालांकि वर्कर जिहड़े ने खिंड भी रहे हैं क्योंकि पानी की बौछार जिहड़ी है बहुत तेज है। बिल्कुल जिहड़ा है सावधानी के नाल असीं भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं इत्थे क्योंकि वो देखो वो फिर तो जिहड़ी है जिहड़ी जल धूप है वो बड़े अजीब तरीके नाल घूम रही है तो वो किसी भी वक्त किसी पर भी अटैक कर सकती है। तुसीं देख सकते हो कि ये जल धूप जिहड़ी है इन्हां नूं खिंडा रही है ते नाल दी नाल आम आदमी पार्टी के पूरे वर्कर जिहड़े ने होर दोबारा दुगने जोश के नाल अगे वध के आ रहे हैं। जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। सारा गुस्सा लखीमपुर खीरी के मुद्दे ते कि अजय मिश्रा नूं गिरफ्तारी की मांग नूं लैके जिहड़ा है आम आदमी पार्टी के वर्कर इत्थे डटे हुए ने।
टारगेट है ना गवर्नर हाउस के रंडासी पर MLA हॉस्टल की जी बिल्कुल हद है उस लंघन नहीं दिता जा रहा ते पानी दे विच नहा दिता गया है सारे वर्करां नूं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखिए, आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो चंडीगढ़ प्रशासन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की जो एक मिली जुली साजिश है कि 2 महीने रह गए हैं नगर निगम के चुनाव को। अभी तक ना तो इन्होंने वार्डों की डिक्लेरेशन की है कि कौन से वार्ड जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व होंगे और कौन से महिलाओं के लिए होंगे। ये साजिश रची जा रही है ताकि किसी और पॉलिटिकल पार्टियों को प्रॉपर समय ना मिले लोगों तक इनकी कमियों को पहुंचाने का। ये जानबूझ के लेट कर रहे हैं, जानबूझ के नोटिफिकेशन के साथ ड्रा निकालना चाहते हैं कि ताकि इनके जाके गलत कामों को कोई कोर्ट में चैलेंज ना कर सके। आज चंडीगढ़ प्रशासन पिट्ठू बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। हर वो फैसला लागू किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जाके राजभवन में जाके उसकी जाके कहा जाता है, और वही फैसले जो चंडीगढ़ प्रशासन लागू कर रहा है। आज का जो हमारा प्रदर्शन है ये तीनों के खिलाफ है। सबसे ज़्यादा हमारी नाराज़गी है इलेक्शन कमीशन जो चंडीगढ़ के लिए बना है कि आप क्यों पिट्ठू बने हुए हो। लोकतंत्र के अंदर फेयर एंड फेयर इलेक्शन, एक निष्पक्ष इलेक्शन होना ये जनता का अधिकार है, हर पॉलिटिकल पार्टियों का अधिकार है। ये धक्काशाही हम नहीं चलने देंगे, इसलिए हमने आज ये रोष प्रदर्शन किया है। कांग्रेस और किस तरह से दबाव बनाएगी? दबाव हमारा ये तरीका आप हैं, आप हमारी मदद करिए। मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को आवाज़ उठानी चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है चंडीगढ़ में। आज 2 महीने से भी कम समय रह गया और अभी तक आपने कोई ड्रॉ नहीं निकाला ताकि पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी ना कर सके। इतना पिट्ठू कभी हमने देखा नहीं था एक पॉलिटिकल पार्टी का। प्रशासन का भी उनकी राजनीति करे, उनको जिताने का काम आज चंडीगढ़ प्रशासन कर रहा है। भाजपा ने पूरी तरह से सरकारी तंत्र को ग्रैस्प किया हुआ है। आप देख लीजिए, इस समय तक ड्रॉ निकल जाते हैं और रिजर्वेशंस का डिक्लेरेशन सारी हो जाती है। पता लगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मीटिंग्स भी बाकायदा ली गई हैं, लेकिन जिस तरह से रिवायत चली आ रही है, जब भी कभी चुनाव आयोग जो है मीटिंग लेता है तो ऑल पार्टीज़ के नुमाइंदों को बुलाया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब हम क्या ये अज्यूम करके बैठ जाएं कि एक दिन सिर्फ अखबार में एक डिक्लेरेशन आ जाएगी और नोटिफाई हो जाएगा कि ये हमने कर दिया है। जो रिवायत चली आ रही है कि हर पार्टीज़ को जो है कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और चुनाव आयोग जो है जिस तरह से आगे वो तैयारियां कर रहा है, क्या उनकी नीति होगी, किस तरह से होगा, सभी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके हम जो है एजुटेशन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं कि क्या हमारी जो अफसरशाही है उसके ऊपर दबाव है भाजपा का। क्या पूरी तरह से हर मीटिंग में वो लोग उन लोगों को ही बुलाया जाता है, बाकी पार्टीज़ को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है? इसका क्या मतलब है एक्चुअली? सो इसलिए ये जो है सरकार जो है जनता की है और आने वाले चुनाव भी जनता के हैं, तो हर पार्टी को मैदान में आने का जो है पूरा कह सकते हैं राइट है और वो आकर अपनी बात रख सकते हैं। सो इसलिए वो चीज़ें छुपाने का क्या मतलब है एक्चुअली। सो इसलिए हम आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी नीति जो है वो स्पष्ट करे, क्या करने जा रही है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्या आने वाले समय में कर रहा है, उसमें हर पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। देखिए, आज जो प्रदर्शन है वो इलेक्शन कमीशन के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि जिस प्रकार दिसंबर में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना वुमेंस रिजर्व का कोई भी इन्होंने ड्रॉ नहीं निकाला। ड्रॉ ना निकालने के कारण जो आज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने जगह पे काम करने में सक्षम नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ड्रॉ ना निकालने का बीजेपी सरकार के दबाव में इलेक्शन कमीशन है। गवर्नर जो है वो भी डिसीज़न नहीं ले पाता, वो वही डिसीज़न लेता है जो ये बीजेपी सरकार चाहती है। बीजेपी सरकार की मंशा ये है कि मैं जितना लेट कर सके इस ड्रॉ को किया जाए, लेकिन नियम के अनुसार
पिछले अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल पहले जब ड्रॉ हुए थे तो 20 सितंबर को वो निकाल दिए गए थे, जबकि दिसंबर में चुनाव था। लेकिन आज हम 7 तारीख पे पहुंच गए हैं अक्टूबर की, लेकिन अभी तक ड्रा की कोई भी डेट निश्चित नहीं की गई। महिला होने के नाते हम ये चाहते हैं कि महिला होने के नाते हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रिज़र्व है, वो जो वार्ड्स रिजर्व होने हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से कराए जाएं, ताकि हम सभी राजनीतिक पार्टियों को पूरा टाइम मिले अपने अपने जगह पे काम करने का। लेकिन ये बीजेपी की जो धक्काशाही है उसको हम सहन नहीं करेंगे। चुनाव आयोग चाहे उनके दबाव में है, गवर्नर चाहे उनके दबाव में है, प्रशासक चाहे उनके दबाव में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ बन के आज सड़कों के ऊपर है। हम बीजेपी के इस मसौदे को कामयाब नहीं होने देंगे। ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12ਵੀਂ WBPF ਵਰਲਡ ਬॉडी ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਲ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2021 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर 2 मैडल जित चुके ने। उन्होंने साउथ कोरिया दे विच आयोजित 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिकल स्पोर्ट्स चैंपीयनशिप दे विच सिल्वर मैडल अते इंडोनेशिया विच आयोजित 53वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिकल स्पोर्ट चैंपीयनशिप दे विच सिल्वर मैडल जितया। बलदेव कुमार ने इस प्रतियोगिता दे विच 80 तो 90 किलो भार वर्ग दे विच हिस्सा लिया सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 53 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਿਕਨ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੇਬ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। इस बार मंडी विच सेब काफ़ी मात्रा दे विच पहुंचे ते पंचकूला सैक्टर 20 मंडी की गल की जाए तो इस बार पिछली बार तो ज़्यादा सेब इत्थे पहुंचे, क्योंकि पिछली बार करोना के चलते मंडी च सेब नहीं पहुंच सकिया सी, पर इस बार हिमाचल तो कई किस्मां दा सेब मंडी विच पहुंचे। पर जेकर पंचकूला सैक्टर 20 की मंडी की गल करिए तो इत्थे किसानां ते आड़तियां नूं काफ़ी मुश्किलां दा सामना करना पै रहा है। उन्हां दा कहना है कि हरियाणा मंडी बोर्ड दे वल्लों कहा गया सी कि आने वाले 10 साल तक उन्हां तो मार्केट फीस नहीं ली जाएगी, पर हुण मंडी बोर्ड दे वल्लों मार्केट फीस वसूली जा रही है, जबकि उसके मुताबिक मंडी दे विच कुछ भी सहूलत नहीं दी गई है। जदों साडी टीम दे वल्लों मंडी का दौरा किया गया तो मंडी के अंदर बाहर तो आने वाले ट्रक जो कि सेब दे नाल लदे हुए सन, पर अंदर खड़ा करन दी जगह
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੇਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ है, किराया भी लेंदी है, पर उन्होंने सहूलत नहीं देती। ये सेब महंगा होगा, हर आदमी पर इसका फ़र्क पड़ रहा है और ख़ासकर हमारे साथ व्यापारी के साथ तो बहुत बड़ी वादा खिलाफी हुई है। हम अपना घर छोड़ के यहाँ आए थे, हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि आपसे 10 साल तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। जैसे हम चंडीगढ़ छोड़ के यहाँ आए, हमने वीरान मंडी को जो है यहाँ कामयाब बनाया। इन्होंने देखा भी कामयाब हो गया 2 साल 3 साल, अब व्यापारी कहाँ जाएगा, और इन्होंने फ़ीस शुरू कर दी। फीस के बाद एक और HRDF शुरू कर दिया। इस बारी तो धक्के से ले लिया। हम व्यापारी आदमी हैं, हम नहीं चाहते भी किसी तरह का टकराव, हम तो व्यापार करना है। इस बार तो ले लिया, अगली साल कहाँ से लेंगे? हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हम चंडीगढ़ में काम कर सकते हैं, हिमाचल में काम कर सकते हैं, मंडी से बाहर जो नई पॉलिसी आई है भी मंडी से बाहर आप जहाँ मर्जी काम कर लो। अगर हमने यहाँ किराए भी देने 2.5-3 लाख रुपए, और जो हमारे को ऑफिस दिए उसमें टॉयलेट तक नहीं है। एक बार आगे कोई ऑफिसर जाके देखे, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर वो दोबारा वहाँ आ जाए। ऐसा है, ये मार्केट फीस लगने से मेरे को लगता है कि ये जो मंडी है अगले साल तक ख़त्म हो जाएगी। लोगों का वापसी रुख चंडीगढ़ हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो है रेंट पे दी हुई, लीज पे दी हुई ये प्रॉपर्टी है, और मार्केट फीस जो है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। मार्केट फीस मार्केट कमेटी और बोर्ड के बीच में जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन आला अधिकारी हरियाणा सरकार को एक रेवेन्यू का नाम बता के इस फीस को ख़त्म नहीं होने दे रहे और इंस्पेक्टरी राज चलाना चाहते हैं। जबकि मैं हरियाणा सरकार को क्लियर कर दूँ कि ये रेवेन्यू नहीं है, ये एक मंडी समिति है। ये पैसा जो है मंडी समिति का जो इकट्ठा होता है ये मंडी पे लगाने के लिए होता है। ये डायरेक्ट जो है हरियाणा सरकार या भारत सरकार के पास ये रेवेन्यू जाता ही नहीं है, और बोर्ड में जाते जाते ये पैसा टोटल खत्म हो जाता है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। देखिए, ऐसा है कि हमने पिछले कई साल से जब ये मंडी यहाँ पंचकूला में आई है तो हम फार्मर्स को लगा कि बहुत अच्छी जो यहाँ हमें सहूलियतें मिलेगी, लेकिन जो सहूलियतें हमने सोचा था वो नहीं मिल पाई है। खासकर जब 26 में भी मंडी चलती थी चंडीगढ़ में, वहाँ तंग था, तो हमने सोचा यहाँ अच्छी सहूलियतें होगी। और यहाँ पर जब हमारे ये आड़ती भाई लोग यहाँ पर आए तो मार्केट बोर्ड हरियाणा ने कहा कि भाई 10 साल तक हम जो है यहाँ पर मार्केट फ़ीस नहीं लेंगे आपसे, लेकिन पिछले 1-2 साल से जो है इनसे 2% मार्केट फ़ीस ली जा रही है, जिसका अल्टीमेटली हम फार्मर के ही ऊपर बोझ पड़ रहा है। क्योंकि पहले ही जो अब ये अपनी जेब से तो कहीं पे नहीं करेंगे, हम लोगों के ऊपर जो है इसका नुकसान होता है। हमारा मार्केट बोर्ड से आग्रह है कि जो पिंजौर में यहाँ मंडी बन रही है, हिमाचल का फार्मर तब आएगा जब हमारे ऊपर कम से कम बोझ पड़ेगा और हमारे लिए सहूलियतें ज़्यादा होगी। देखिए, यहाँ ना बैठने की अच्छी व्यवस्था है, ना शौचालयों की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो है मार्केट फीस जा रही है। हमारा कहना ये है कि भाई इनसे कम बोझ जो है आड़तियों के ऊपर डाला जाए। अगर इनके ऊपर बोझ कम होगा तो हमारे ऊपर भी वो बोझ कम होगा। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੇਬ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होंदे सार ही सेहत महकमे ने
81 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਵਿਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ 81 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫੀਸਰ, ਵਾਰਡ ਬॉय, ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ भी एक बड़ा सवाल है। ये जी हमारी जो यूटी प्रशासन है उसकी बहुत बड़ी अनगहली है कि हम 31 सितंबर तक 30 सितंबर तक हमें बताया था कि हमारा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमें 1 अक्टूबर को पता लगा, ऑन ड्यूटी पता लगा, 12:30 बजे पता लगा और हम सब ड्यूटी कर रहे थे। मॉर्निंग जो कईयों की मॉर्निंग थी, मैं मॉर्निंग पे थी, मुझे 12:30 पता लगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, एकदम से शॉकिंग था। और सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पे आया कि 29 सितंबर को न्यू भर्तियां करी गई हैं, हमें निकाल दिया गया एक दिन बाद और न्यू जो नियुक्ति हुई है वो क्यों हुई है? अगर शॉर्टेज थी तो हम जो स्टाफ थे उन कोरोना वॉरियर्स, हमें एक टाइम पे इतना सम्मान दिया गया था, हमारे पर फूल बरसाए गए थे, फ्रंट लाइन पे हमने अपनी जानें पीछे रख के दूसरों की जान बचाई है। तब जब कोई घर वाले भी हाथ एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे तब हमने मरीज़ों को देखा है। तो हमें ये इनाम दिया सरकार ने। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें निकाल के नई नियुक्ति क्यों करी है, हमें कन्वर्ट क्यों नहीं कर दिया गया, या हमें एडजस्ट क्यों नहीं करा, नई नियुक्ति करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब स्टाफ शॉर्टेज था, अगर स्टाफ शॉर्टेज है तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है? फिर हमें कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। तो हमें मेन सवाल यही है कि हमारी ये दुर्दशा क्यों करी गई है। लग रहे हैं क्योंकि हमें आज 6वां दिन है, हम लगातार सड़कों पे हैं। 1 तारीख से लेके आज 6 तारीख हो गई है, हमें कुछ नहीं पता, हम इतने ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। बट क्या ये कब सुनेगी सरकार, कब जागेगी सरकार, कब जागेगी यूटी प्रशासन कि जो हमारी जो मांगे हैं कब पूरी होंगी? हम इसके इंतज़ार में सड़कों पे खड़े हैं। जी बहुत मुश्किल है, घर वाले बोल रहे हैं। फिर पहले मेरी रोटी भी बंद कर दी थी घर वालों ने, मैं पहले लंगर खा के गुजारा करता था, तो डायरेक्टर साहब ने पिछले साल रखा था, पापा की जगह मैं लगा था अपने फादर साहब की। मेरे पिताजी रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे यहाँ पे, तो इन्होंने रखा, तो अब इन्होंने फिर निकाल दिया। ये पता नहीं ऐसे जुल्म क्यों कर रहे हैं। बाकी बंदों को भी, लोगों को भी निकाला है, और वो ये काफ़ी गलत हो रहा है। 81% को निकाल दिया, उनके बच्चे को रोटी कौन देगा? ये लोग ऐसे कैसे जिएंगे? नौकरी नहीं मिल रही और ये बिना नोटिस के निकाला गया। इनको क्यों निकाला गया है? ये क्यों निकाल रहे हैं? क्या इन्होंने काम नहीं किया? जब कोरोना था तो इनको बुला लिया, अब इन्होंने यहाँ गार्ड खड़े कर दिए पुलिस की, इनको हटाओ। तो आपने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं बुला लिया जब कोरोना था? तो कोरोना के टाइम भी पुलिस बुला लेते, वो इलाज कर सकते थे। नर्सिंग स्टाफ निकाला गया, MTS निकाले गए, सफाई कर्मचारी निकाले गए, और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ कोरोना का था वो सारा इन्होंने अब निकाल दिया है। तो मत जी 81 निकाला है, उससे पहले 45% भी निकाले गए हैं। तो ये काफ़ी गलत हो रहा है। ये 16 हॉस्पिटल में से ही क्यों निकाले जा रहे हैं? हमारी थाली में तो रोटी निकाल ली है, और हमारी रोटी अब ये अफसर खा रहे हैं। अब अपने अपने लोगों को इन्होंने एडजस्ट कर देना है। ये जो है बैठ के अब सोच रहे हैं कि हमारे अपने लोग लग जाएं, तो ये ऐसे कर रहे हैं। ये सब हो रहा है, ठेकेदारों की मिली भगत है ही है। ये अपने स्टाफ के ही नहीं है। मेरे पिताजी यहाँ पक्के कर्मचारी थे, इन्होंने मुझे भी निकाल दिया है। ये ठेकेदार और इनका आपस में मैटर जो है वो है। एक्चुअली क्या है कि हम में से बहुत सारे स्टाफ अराउंड 81 हैं जो 1 तारीख को निकाल दिए गए हैं, और हम यहाँ पे अराउंड 2 साल से ज़्यादा, और ये ऑलमोस्ट 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और हम उस टाइम अपॉइंट करे गए थे 16 में, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कोरोना वॉरियर्स की, कोविड पेशेंट्स के साथ काम करने की। उस टाइम पे डॉक्टर्स तक टेली मेडिकेशंस का कर रहे थे, हम लोग ऑनलाइन पेशेंट्स को देख रहे थे। लेकिन वी आर द वन, लाइक हम वार्ड सर्वेंट, सफाई वाले, नर्सिंग ऑफिसर, ये सारे पेशेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे। लेकिन अब 2 साल काम करवाने के बाद अब एकदम अचानक 1 तारीख को हमें बोल दिया गया है कि हमारे पास फ़ंड ख़त्म है, आप घर जा सकते हो। तो उस दिन हमारे पास 1 तारीख को बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि हमें एकदम हमारे हाथ में बोल दिया गया कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगानी है। और ऑलमोस्ट 1 बजे जब मैं मॉर्निंग ड्यूटी कर चुकी थी, ऑलमोस्ट काफ़ी स्टाफ कर चुका था, तो उस टाइम एकदम ये बात बोली गई और हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ 81 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਨਵ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰੁਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 34.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 23.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਮੀ 49% ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।